नमस्कार, आदाब, खम्मा घनी, राम राम, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बुक टॉक चैनल पर। मैं हिंदी लेक्चरर प्रमोद कुमार। कई दिनों से इस विषय पे वीडियो बनाने की सोच रहा था, पर समय अभाव के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था। कई मैसेज आए, एक दो लोगों के फ़ोन भी आए, तो फिर मुझे लगा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बना देना चाहिए, जिससे सारी बातें जो है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के समय हमें याद रखने वाली है वो सामने आ जाए। और किस तरह से मैंने खुद भी इन बातों का ध्यान रखा और सफलता हासिल की। तो ये बातें जनरल सी है, साधारण सी है, पर बहुत गहरी है। ऐसी चीज़ों का ध्यान हमें रखना बहुत ज़रूरी होता है जब आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ते हैं, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा आप अकेले नहीं दे रहे होते। आप जैसे लाखों बच्चे आपके साथ उसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं होते हैं, और सीटें जो उस परीक्षा की है वो बहुत मतलब इतनी नहीं होती जिस अनुपात में लोग परीक्षा देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लो किसी वैकेंसी में 5,000 6,000 पद आए हैं, तो उनको लेने तो 6,000 ही लोग हैं। तो हमारा नंबर कैसे उन 6,000 लोगों में आए, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब मैं सीधे सीधे बता देता, पर कुछ एक टॉपिक मुझे लग रहा है अगर सीधे सीधे बता देने से छूट जाएंगे, इसलिए मैंने एक स्लाइड बना दी और जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें हैं उनको इस स्लाइड के अंदर शामिल कर लिया गया है। और कोई अन्यत्र बात भी होगी तो इसमें हम बात कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब जब भी कोई प्रतियोगी, हम जैसा विद्यार्थी इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए एकजुट होकर मन से लगता है, तो फिर कई बार ऐसा होता है कि फिर थोड़ा सा मन भटकाव में आ जाता है, फिर तैयारी को हम छोड़ देते हैं, फिर दोबारा पकड़ लेते हैं। ये क्रम चलता रहता है और इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी हो जाती है उस समय जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनसे बचना है हमें। और एक सच्चा प्रतियोगी परीक्षा को देने वाला विद्यार्थी, यानी जो सच्चा विद्यार्थी है, वो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर और फिर आगे बढ़ता है और निश्चित सफलता को प्राप्त करता है। और देखिए, कोई जो सफलता प्राप्त करता है या जो नौकरी प्राप्त करता है, वो कोई ऐसा नहीं है जो आपसे बहुत ज्यादा ज्ञानी है। नहीं, उसने आप लोगों से कुछ अलग किया है जिससे उसने वो सफलता हासिल की। और जो सफलता हासिल करता है वो हम जैसे लोग ही होते हैं। जैसे आप लोग हो, आप तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो इस बात को हम ज्यादा ना बढ़ाते हुए थोड़ा संक्षिप्त में रखेंगे, जिससे आपका समय भी खराब ना हो। पर कुछ जरूरी टॉपिक है, पॉइंट है, उनको अपन देखेंगे, जरूर देखेंगे। उनमें सबसे पहले आता है पाठ्यक्रम। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उसका एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। चाहे वो कोई भी वैकेंसी हो, चाहे कोई भी उस वैकेंसी को कराने वाली संस्था हो, वो उस वैकेंसी का एक निर्धारित पाठ्यक्रम निकाल देती है। और जैसे ही वो वैकेंसी आती है, उसके कुछ समय बाद और कई बार तो उस वैकेंसी के साथ साथ ही उस पाठ्यक्रम को डाल दिया जाता है। तो सबसे पहला काम हमें करना है
जिस भी परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा के पाठ्यक्रम को प्रिंट निकालकर हमारे पास 2 कॉपियों में रख लेना है। जब भी आप पढ़ने बैठो, जहां भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो घर का कमरा हो, चाहे आप कहीं दूसरी जगह रहकर तैयारी कर रहे हो वहां का कमरा हो, वो हमेशा सिलेबस आपके सामने हार्ड कॉपी के रूप में रहे। कई बार विद्यार्थी ऐसा करता है कि पाठ्यक्रम डाउनलोड कर लिया और पाठ्यक्रम मोबाइल के अंदर ही है, लैपटॉप के अंदर ही है। तो इस बात से आपको बचना है। पाठ्यक्रम आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में ना होकर हार्ड कॉपी के रूप में आपकी मेज के ऊपर होना चाहिए और बार बार आप उसको देखोगे और फिर निर्धारित कर लोगे कि इस पाठ्यक्रम में मुझे कौन सी सामग्री चाहिएगी जिसको पढ़कर मैं इस पाठ्यक्रम के टॉपिकों को पूरी तरह से याद कर पाऊं। इसलिए सबसे जरूरी होता है, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हम दे रहे हैं तो पाठ्यक्रम हमारे पास होना चाहिए। दूसरा कारण पाठ्यक्रम हमारे पास होने का यह भी है कि जब हमारे पास पाठ्यक्रम होगा तो हम पाठ्यक्रम के अनुसार हमारी तैयारी को करेंगे, जिससे उस परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम अटेम्प्ट कर पाएं अच्छे से, और साथ साथ उस पाठ्यक्रम से बाहर हमें कुछ भी नहीं पढ़ना पड़े और न उस पाठ्यक्रम से कम हमें पढ़ना पड़े। इसीलिए जरूरी होता है कि पाठ्यक्रम आपके सामने हो और आप उससे बहुत अच्छी तरह से परिचित हो जाओ। परिचित होने का मतलब यह है, जब भी आप कहीं किसी के साथ चर्चा करते हो तो सबसे पहले आपको पता रहता है कि हमारे इस परीक्षा के अंदर कौन सा पाठ्यक्रम निर्धारित है और कौन सा टॉपिक है या कौन सा नहीं है। जब आप अपने दोस्त या अपने कोई साथी से बात करते हो तो अगर साथी कोई ऐसे टॉपिक का नाम ले लेता है तो तुरंत आप उसको बोल देते हो कि नहीं, ये टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। तो इसीलिए आपके मन में एक पूरा खाका बन जाता है उस पाठ्यक्रम का। उससे बाहर हमें कदम नहीं रखना है, न उसके एक भी पॉइंट को छोड़ना है। आगे और देख लेंगे इसके बारे में, कोई बात होगी तो पाठ्यक्रम के बारे में। तो महत्वपूर्ण सबसे पहला काम करना है, उस प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम हार्ड कॉपी के रूप में हमें हमारे पास रखना है। दूसरा, बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षा होती है जिसके अंदर 2-2 पेपर होते हैं, किसी में 3-3 होते हैं। तो जिन परीक्षाओं में 2 पेपर होते, जिनमें 3 होते, उनकी एक साथ आपको तैयारी करनी है। एक साथ का मतलब समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि आज हम एक पेपर की यानी फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं और कल सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, इससे आप कहीं ना कहीं भटकाव में आ जाएंगे। इसलिए रोजाना दोनों पेपर की तैयारी एक साथ करें। आप उसमें कैसे करना है उसका थोड़ा सा मैं बता देता हूं, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें करके देखी जो मतलब अपने को सफलता दिला सकती है वो, और मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की। उससे ये बात निकल कर आई कि आप दोनों पेपर को साथ लेकर चलो और प्रतिदिन, और ऐसे नहीं पढ़ना है कि 2 घंटे आप फर्स्ट पेपर को पढ़ रहे हो, 2 घंटे सेकंड को, फिर 2 घंटे आप फर्स्ट को और फिर 2 घंटे सेकंड को। ऐसा कभी नहीं पढ़ना है। इससे आपके दिमाग में एक ऐसी भ्रांति पैदा हो जाएगी, फिर आप उसको जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे 2 घंटे में। ऐसा कभी नहीं करना है। आप निर्धारित कीजिए दोनों पेपर के पाठ्यक्रम के अनुसार टॉपिक कि आज मैं इसके 2 टॉपिक फर्स्ट पेपर के पढ़ूंगा, 2 टॉपिक मैं सेकंड पेपर के पढ़ूंगा।
ऐसे निर्धारित कीजिए, चाहे उसमें फर्स्ट पेपर में आपको 4 घंटे लगे 2 टॉपिक में, और सेकंड पेपर के 2 टॉपिक में आपको 3 घंटे लगे। चाहे इसका उल्टा हो, चाहे फर्स्ट पेपर के 2 टॉपिक में आपको 2 घंटे लगे, और चाहे सेकंड पेपर के 2 टॉपिक में आपको 5 घंटे लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये कि आप दोनों जो पेपर है उनकी तैयारी एक साथ कर रहे हो, तो जिससे आपके मन के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं दोनों पेपर साथ लेकर चल रहा हूँ, मैं एक पेपर अभी छोड़ नहीं रहा हूँ, एक पेपर पहले नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर कई बार ये होता है कि एक पेपर हम बार बार 2-3 बार पढ़ लेते हैं, उससे हमारा क्या हो जाता है, दोस्ताना हो जाता है। तो सेकंड पेपर या फर्स्ट पेपर दूसरा जो होता है जिसको हम पढ़ नहीं रहे होते, फिर उससे हम दूरी बनाते चले जाते हैं। ये होता है, ये मैंने खुद ने महसूस किया है। इसलिए आप दोनों पेपर की साथ तैयारी करें, और उसमें आप टॉपिक बांटे, न कि समय। फिर दूसरा काम ये भी कर सकते हो कि दोनों पेपर में टॉपिक अलग अलग होते हैं। जैसे एक में ए भाग, बै, द ऐसे करके दे रखे होते हैं, उनमें अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक और होते हैं। उसी तरह से दूसरे पेपर में भी ए भाग, बै भाग, द भाग ऐसे करके और बांट दिया जाता है, और उनमें 2-2 टॉपिक, 3-3 टॉपिक, और कैसे भी 10-10 टॉपिक, 20-20 टॉपिक अलग अलग बांट दिए जाते हैं। उसमें भी ऐसे कर सकते हो कि एक ए भाग से टॉपिक ले लिया, एक बै भाग से टॉपिक ले लिया, एक से ले लिया, एक द से ले लिया। ऐसे ही सेकंड पेपर में एक ए से ले लिया, एक बै से, एक से और एक द से टॉपिक ले लिए। फिर आप उसको पढ़ते जाओ, और फिर देखोगे आप कि आपका जो दोनों पेपरों का सिलेबस है वो चंद दिनों में आप फटाफट रिवीजन में कर लोगे आप। अब आप देखोगे तो ऐसे ए बै से द में बांट रखा है, या ए बी सी डी में बांट रखा है दोनों पेपरों को अलग अलग पोर्शन में। जैसे पहले पेपर की मैं बात करूं, जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड की बात करता हूं, तो पहले पेपर में आपको दे रखा है इतिहास, कला एंड संस्कृति। फिर दूसरा दे रखा होगा आपको मेंटेबिलिटी, फिर रीजनिंग, और फिर आपको जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, करंट, और एक मैनेजमेंट, और अब की बार शायद जुड़ के आएगा साइकोलॉजी। तो ये बांट रखे हैं अलग अलग, और इनमें फिर सब टॉप टाइटल और होते हैं कि हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, संस्कृति में क्या क्या पढ़ना है, कला संस्कृति में मतलब क्या क्या पढ़ना है, मेंटल एबिलिटी में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है। सबके अलग अलग टॉपिक है। मैनेजमेंट में क्या क्या टॉपिक पढ़ने, तो उनमें से एक एक टॉपिक लो, सब में जितना आप एक दिन में निकाल सकते हो, 3-4 छूटे हुए टॉपिक अगले दिन ले लो। उसी तरह से सेकंड पेपर में करो, सब में से एक एक टॉपिक लो और करते जाओ। तो आप देखोगे कि आप महीने भर में ही पूरे दोनों पेपरों के सिलेबस को एक साथ कर पा रहे हो, और उससे आपके किसी भी टॉपिक के छूटने की गुंजाइश न के बराबर हो जाती है। दूसरा, आगे वाला पॉइंट आता है, पाठ्यक्रम में कुछ भी नहीं छोड़ना है। कई बार विद्यार्थी क्या करता है, आर्ट्स के जो विद्यार्थी होते हैं वो बहुत सारे टॉपिकों को छोड़ देते हैं। वर्तमान समय में ऐसा प्रासंगिक नहीं है। उसका कारण ये है कि वर्तमान समय में जब आप किसी टॉपिक को छोड़ रहे हो, उन्हीं टॉपिकों को हजारों लोग पढ़ रहे होते हैं, और उनमें ऐसा मान लो
चाहे आपने उसको छोड़ा और दूसरे हजारों ने उसको पढ़ा, और उन लोगों ने उस टॉपिक में से ज्यादा नहीं तो 5 क्वेश्चन कर लिए, यानी उन्होंने उन टॉपिकों में महारत हासिल नहीं की, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़कर उनमें से साधारण साधारण 5 क्वेश्चन उन्होंने कर लिए। और आप जब उस टॉपिक को छोड़ रहे हो तो आप उन टॉपिकों के क्वेश्चनों को हाथ भी नहीं लगाओगे, ऐसे के ऐसे छोड़कर आओगे, तो वो व्यक्ति जिसने थोड़ा भी पढ़ा है उन टॉपिकों को, वो हमेशा आपसे 5 क्वेश्चन आगे रहेगा। 5 क्वेश्चन का मतलब 10 नंबर होंगे। तो फिर आप उसको कभी भी न तो फर्स्ट पेपर में न सेकंड पेपर में पछाड़ पाओगे। चाहे आपको कुछ भी नहीं आता उस टॉपिक से, लेकिन फिर भी आपको उस टॉपिक को पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। जितनी बार आप दोनों पेपरों को रिवीजन में लेके आओगे उतनी बार उनको पढ़ना है, एक बार भी नहीं छोड़ना है। उससे ये होगा कि आप साधारण आने वाले क्वेश्चनों को उन टॉपिकों में आसानी से हल कर पाओगे, जिससे आपके नंबर बाकी लोगों से ज्यादा रहेंगे। आगे वाला टॉपिक आता है आवश्यक सामग्री। महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम हमने निकाल लिया हार्ड कॉपी में, उसके बाद उस पाठ्यक्रम के अनुसार क्या क्या सामग्री हमें चाहिए होगी जिसको लेकर हम आगे की तैयारी उस परीक्षा की कर सकें। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक आवश्यक सामग्री ऐसी हमारे पास हो जिसमें से उस परीक्षा के 90% क्वेश्चन आ जाए। 100% नहीं, 100% किसी में से भी नहीं आते, क्योंकि अगर 100% आ जाएंगे तो फिर उस परीक्षा को लेने वाली संस्था, उसकी कोई फिर इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसलिए 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो संस्थाएं अपने हिसाब से देती है, जिनका उत्तर उनको ही पता रहता है। तो 90% क्वेश्चन उस हमारे टॉपिक में से आ जाए और उसमें से हम 85% याद रखें और फिर 80% उसमें से उस पेपर में हम अटेम्प्ट कर लें, तो हमारा सिलेक्शन पक्का होता है। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की जो हम देखते हैं कि 80% या 85% से ऊपर उसकी कट ऑफ नहीं जाती। हमें किसी भी विषय पर पीएचडी अभी नहीं करनी है। पीएचडी हम बाद में कर सकते हैं जब हमारे पास समय होगा। अभी हमें उस प्रतियोगिता परीक्षा को पास कर कर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है नौकरी प्राप्त करना। तो इसलिए ऐसी सामग्री चुने जिसमें से हमें मतलब मैक्सिमम रूप से टॉपिक मिल जाए, और उस सामग्री को आप एक बार में सिलेक्शन कर लें। उसका बार बार आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप अगर बार बार भटकाव में रहेंगे, यानी जब परीक्षा सर पे और तब आप कोई नई किताब देख रहे हो, तो वो फिर उस परीक्षा के साथ बेईमानी होगी। फिर वो आपको सिलेक्शन नहीं करवा पाएगी, वो चाहे कितनी बढ़िया किताब हो, क्योंकि उस समय फिर आप उसको पढ़ नहीं पाओगे और ढंग से उसको याद नहीं कर पाओगे, और फिर जो पीछे याद किया है उसको भी आप गंवा दोगे। इसीलिए अभी से सबसे पहले जो भी आवश्यक सामग्री आपको चाहिए वो आप अपने पास इकट्ठी कर लें, जिससे आपका समय बाद में बर्बाद भी ना हो और आप कहीं भटकाव में भी नहीं आए। जितने भी पुस्तकें चाहिए, जितने भी रजिस्टर चाहिए, नोट्स चाहिए, या फिर जैसे पेन, ये सब चाहिए जो आवश्यक सामग्री होती है। या फिर जैसे कई बार क्या होता है कि हम कहीं कोचिंग की सोचते हैं, तो जैसे मतलब कोई परीक्षा का जब निर्धारण हो जाएगा या फिर जब वैकेंसी आ जाएगी, तब हम सोचते हैं कि अब शुरू करें। नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में पिछली परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थी भी है उस परीक्षा में बैठेंगे जो कुछ एक नंबरों से, कुछ एक पॉइंटों से रह गए। दूसरा, ऐसे व्यक्ति भी है
जो काफी लंबे समय से नए तैयारी करने वाले हैं, लेकिन वो काफी लंबे समय से उस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। इसलिए जब भी आप उस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी सामग्रियां आप पहले से इकट्ठा कर ले। साथ में आपको निर्धारित कर लेना होता है कि कैसे मुझे तैयारी करनी है, फिर उसको आपको बार बार नहीं बदलना है। आगे आता है सकारात्मक सोच। बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है। इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है तो ये वाला टॉपिक कि आप अपनी सोच को सकारात्मक रखें। आप अपनी ही सोच को सकारात्मक नहीं रखें, आपके आसपास भी सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति होने चाहिए। अगर आपके आसपास सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति नहीं है, नकारात्मकता फैलाने वाले व्यक्ति है, तो आप उनसे दूरी बनाएं। चाहे आप उनसे कितने ही गहरे तरह से जुड़े हुए, आपके कितने ही अच्छे दोस्त हैं, कितने ही अच्छे आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन वो अगर बार बार आपके साथ नकारात्मक बात कर रहे हैं तो उनसे दूरी बनानी है। और कब तक? जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, उसका रिजल्ट ना आ जाए, तब तक आपको उन लोगों से दूरी बनाकर रखना है। आप अपने चारों तरफ ऐसे पॉजिटिव लोगों का दायरा बनाइए जो आपको आगे बढ़ने के लिए, मतलब एक तरह आगे बढ़ने के लिए तैयार करें, आपको आगे बढ़ाए, न कि पीछे खींचे। क्योंकि जब भी परीक्षा होती है, प्रतियोगिता परीक्षा, तो उस समय बहुत सारी बातें नकारात्मक चलती रहती है। इसके बारे में अलग से हम बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जब भी समय मिलेगा इस पर मैं बात करूंगा। इसके बाद विश्वास, खुद पर भी विश्वास। हालांकि नीचे एक टॉपिक दे रखा है, खुद वाला तो उसमें बात कर लेंगे, लेकिन विश्वास, किस पे विश्वास? जब आप निर्धारित कर लेते हो किसी एक व्यक्ति से पढ़ना, यानी कह सकते हो कि उस टीचर से पढ़ना जिससे आप पढ़कर अपनी सफलता को प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर पूरी तरह से उन पे आपको विश्वास करना है। आपको भटकाव में नहीं रहना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि जो मैंने टीचर को चूज किया है, उसका चयन किया है, वो इतनी बातें या इतनी महत्वपूर्ण चीजें हमें नहीं दे पा रहे हैं जो हमारी सफलता के लिए जरूरी है, तो फिर आप स्किप कर सकते हैं, यानी फिर आप दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन जहां भी आपका मन ऐसे मानने को तैयार हो जाए कि हाँ, यहां पे मुझे सफलता वाली चीज मिल सकती है, यहां से मुझे सफलता मिल सकती है, फिर आपको उनसे पूरी तरह से जुड़ना है और उन पे विश्वास करना है, और जो वो बोले वो बातें आपको फॉलो करनी है। इसके बाद आता है आत्मसमर्पण। बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यही चीज आपको आपके आने वाले भविष्य में जो सफलता है उसको प्राप्त करने के लिए जरूरी है। आत्मसमर्पण यानी आप उस परीक्षा को पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। सब कुछ उसी को मान ले। सब कुछ उसी को मान लेने का मतलब ये नहीं है कि फिर खाना पीना छोड़ देना है, सोना छोड़ देना है। ये भी एक टॉपिक है, इसमें शामिल नहीं है। उसको आगे वाले कभी कोई वीडियो में बात करेंगे तो मैं बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनको अपन लेके चलने पड़ते हैं, साथ में बहुत सारी बातें होती है, जो सावधानियां होती है वो छूट जाती है। अब मैं बहुत सारे टॉपिक बनाए, ये भी मुझे लग रहा है ज्यादा बना दिए, पर ये जरूरी है, ज्यादा नहीं बना दिए, ये सारे जरूरी है। इसके अलावा भी जैसे अब बात करते हुए कुछ टॉपिक निकल रहे हैं, अब मैं इसको शायद नोट कर लेता हूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। क्योंकि ऐसे काम रहते हैं बहुत सारे जिनकी वजह से ये चीजें मतलब ध्यान में नहीं रहती, फिर इनको याद कर करके लिखना पड़ता है। इसमें भी मैं काफी समय ले गया। तो अभी एक तो आत्मसमर्पण बहुत जरूरी है। फिर सामाजिक दूरी, ये वाला सकारात्मक सोच वाले से मिलता जुलता है।
सामाजिक दूरी क्यों? क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जो आपको अपनी परीक्षाओं की तैयारी से थोड़ा सा भटका देते हैं। इसलिए आप सामाजिक दूरी बनाइए। और मेरा तो मंत्र ये है, अगर एक लाइन में मैं इसको बोल दूं तो आप जो सिद्ध महात्मा होते हैं वैसे बन जाइए। सिद्ध महात्मा, या मैं जिसको नागा साधु कहूंगा, क्योंकि नागा साधु है वो आपको या तो साल में एक बार दिखेंगे या 12 साल में एक बार दिखेंगे। तो आप समाज से दूर हो जाइए, क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारी ऐसे अवसर आते, जैसे कोई शादी हो गई, कोई ऐसे बर्थडे पार्टी हो गई, कोई और सेलिब्रेशन हो गया, या फिर कोई टूर बन गया दूर घूमने का, या फिर मान लो अपन साथी है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में ये सब चीजें होती है, एक दूसरे से लगाव होता है, जुड़ाव होता है। और फिर आप क्या करते हो, उन चीजों से दूरी नहीं बना पाते हो और अपनी तैयारी भी जारी रखते हो, लेकिन साथ साथ क्या करते हैं, उन चीजों के अंदर अपन इन्वॉल्व रहते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं आप पूरा समय अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को नहीं दे पाते। तो इसलिए कुछ समय तक आप इसको छोड़ दीजिए। अब मैं बाद में फिर आप देखो, इस चीज को अब छोड़ दोगे ना, जब तक आपकी परीक्षा है, उसके बाद में आप लोगों को बुलाएंगे, इतनी सारी जानकारियां हो जाएगी, बहुत सारी। और जो नहीं जानते वो भी आपसे जानकारी कर लेंगे, जब आपके पास कुछ होगा तो, आपके पास नौकरी होगी तो। देखो ये वैसे देखे ना तो ओवरऑल में ऐसी कहानी हो जाती है कि फिर बहुत सारे लोग ऐसा बोलने लग जाते कि क्या नौकरी सब कुछ है। देखो नौकरी सब कुछ नहीं है, ये हम मानते हैं, पर जब आप इस तरफ बढ़ना ही चाह रहे हैं, और जब आप चाह रहे हैं कि मैं नौकरी लगना है, और लोग नौकरी लगने से बहुत सारी चीजें मेरी जो है वो एकदम उसका समाधान हो जाएगा, तो फिर इसके बारे में सोचना जरूरी है। बाकी ये विषय फिर इतर चला जाता है कि क्या यही सब कुछ है, इसके लिए इतना ज्यादा करना, नहीं, वो अलग विषय हो जाता है। पर जब आप इस क्षेत्र में आ ही रहे हो और आगे आप इस क्षेत्र को अपना बनाना ही चाहते हो, तो फिर इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सामाजिक दूरी बनाइए। कब तक? वही बात, सकारात्मक सोच कब तक रखिए? जब तक आपके एग्जाम ना हो जाए और आपका सिलेक्शन ना हो जाए, तब तक। फिर आगे वाला टॉपिक आता है भटकाव। बहुत सारे ऐसे भटकाव आते हैं, इसके बारे में तो विस्तृत जानकारी हम बाद में करेंगे, पर कुछ मैं बात बता देता हूं। भटकाव का मतलब ये होता है कि जैसे हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, कोई ऐसी घटना घटित हो गई जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई छूट गई, या कुछ ऐसे अवसर आ गए जिनमें हमारा 2-4 दिन का समय खराब हो गया, तो जिससे हमारी पढ़ाई छूट गई, हम पढ़ाई से दूर हो गए। हमारी तैयारी जो चल रही थी निरंतर, एक धार दे रखी थी उसको, एक सीध में चल रही थी, उसमें थोड़ा सा क्या आ गया, विरोध, अवरोध आ गया। तो फिर इसका एक ही इलाज है कि इस भटकाव को दूर करने के लिए आप जब भी उस कार्य से, उस घटना से बाहर आए, उस कार्य को एकदम पूरा करने के बाद, पूर्ण करने के बाद दोबारा से रिलैक्स होए, तो अगले दिन से ही आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी करते हैं। सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है तो धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू करें, और फिर जो पीछे आपने जिस तरह का माहौल बना रखा था, एक पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, उसको धीरे धीरे 1-2 दिन के अंदर उस ट्रैक पर ले आइए, तो इस भटकाव से आप बच सकते हो। और भी भटकाव काफ़ी सारे होते, वो आगे कहीं कभी बनाएंगे टॉपिक, ये सब बनाएंगे कोई वीडियो, तो उसमें और शामिल कर लेंगे। इसके बाद एक ही सामग्री को बार बार पढ़ना, ये आवश्यक सामग्री से जुड़ा हुआ टॉपिक है। एक ही सामग्री को बार बार पढ़ना। अब क्या होता है, बहुत सी बार विद्यार्थी जब
तैयारी शुरू करता है तो फिर उसको नई नई चीजें दिखाई देती है, नए नए नोट्स, नई नई किताबें बाजार में बहुत है, नए नए अलग अलग वीडियो आजकल ये भी चलन में है। और कुछ एक ये जैसे निकाल देते हैं 1 वीक में पढ़िए आप इसको, 1 लाइनर पढ़िए, ये पढ़िए वो पढ़िए। इनसे आपको बचना है, एक बार बचना है। कब पढ़ना है वो भी हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन जो सामग्री आप सुनते हो, जिसका चयन करते हो, वो सामग्री आप अपने पास रखें, बार बार उसका रिवीजन करें, जिससे आप जो सामग्री चयन करके पढ़ रहे हो उसको पूरी तरह से अपने दिमाग में बैठा ले। अब उसमें से कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। कई बार क्या होता है कि ज्यादा सामग्री पढ़ने के कारण बहुत सारे जो साधारण क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं, जिससे हम पिछड़ जाते हैं। तो ये भी एक अलग टॉपिक है, इस पे भी बात हो सकती है। विवादों से बचना, हाँ ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। कई बार क्या होता है कि जैसे हम तैयारी करते हैं तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हमें विवाद में डाल सकती है। कोई ऐसी चीज जिससे हम जुड़ जाते हैं तो वो आगे चलकर हमारे लिए फांस बन जाती है। तो पहले से ही इन चीजों से आपको बचना है, दूर रहना है। मान लो कोई ऐसी घटना घटित हो गई, फिर आप उस घटना से जुड़ते हो और फिर उस घटना में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि उससे बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इससे आपको बचना है, उनसे दूरी बना के रखनी है। यानी जो ऐसा ऐसा आता है ना कि पतली गली से निकलना, वैसे आपको निकलना है। कब तक? जब तक आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगला टॉपिक आता है ईश्वर पर विश्वास, बहुत जरूरी है। देखो, आप चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, वो अलग मुद्दा है, पर कोई एक सत्ता है जो हमें ऊर्जा देती है, उस पे आपको विश्वास करना है। आप किसी पर विश्वास करते हो तो फिर वो आपको आपके रास्ते पर किसी तरह की रुकावट नहीं आने देंगे। इसीलिए आप ईश्वर पर विश्वास कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये भी आप अपने साथ जोड़ के रखिए। इससे बहुत सारी चीजें होती है, इससे आप अपने मन को शांत कर सकते हो। जो बार बार ऐसे विचार आते हैं नेगेटिव, वो दूर हो जाते हैं। इससे आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं। इससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलती है। फिर खुद पर भरोसा। कई बार क्या होता है विद्यार्थी, जैसे मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ, पर मैं इन चीजों से, इन्हीं टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए निकला, और मेरे साथियों ने मुझे बार बार ये चीजें याद दिलाई। बहुत ज्यादा जरूरी है खुद पर भरोसा। आप ये शुरू से मान के चलें कि मैं सिलेक्शन लूंगा और मेरा सिलेक्शन पक्का होगा, और अंत तक आपको इसी बात पर अडिग रहना है। कहीं भी बीच में आपके मन में यह नहीं आना चाहिए कि इतने लाखों व्यक्ति इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं और सारे परीक्षा दे रहे हैं, तो मैं उनके बीच में कुछ नहीं हूं। ऐसा मन में कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा खुद पे विश्वास, भरोसा रखना चाहिए कि मैं इस परीक्षा को अवश्य पास करूंगा। और एक दिन आप देखोगे कि हां, आप उस परीक्षा को अवश्य पास कर रहे हो। फिर अंतिम टॉपिक आज के इस वीडियो का, ठहराव, बहुत जरूरी है। मन में उठते हुए विचारों को एक तरह से एक लाइन में चलाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठहराव का मतलब है कहीं भी उथल पुथल नहीं होनी चाहिए मन में, याद करते हुए, तैयारी करते हुए कि फला जगह जाकर मैं तैयारी कर लूं, फला नोट्स पढ़ लूं, फला किताब पढ़ लूं। नहीं,
ठहराव बहुत जरूरी है। एक ही जगह बैठकर आप अपनी सामग्री को बार बार पढ़ रहे हो, वही ठहराव है। मन में उठने वाले विचारों को आप सकारात्मक सोच की तरफ लेके जा रहे हो, वही ठहराव है। खुद पर भरोसा कर रहे हो, वही ठहराव है। ईश्वर पर विश्वास कर रहे हो, वही ठहराव है। सामाजिक दूरी बनाकर अपने आप में केंद्रित हो रहे हो, वही ठहराव है। आत्मसमर्पण कर रहे हो, ठहराव है। किसी एक टीचर पर, किसी एक बुक पर, किसी एक नोट्स पर विश्वास कर रहे हो, वो भी ठहराव है। और आवश्यक सामग्री आप इकट्ठा कर चुके हो और अब बार बार कहीं भटक नहीं रहे हो, वो भी ठहराव है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है ठहराव अपने जीवन में होना, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी धार देकर अपनी निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हो। और मेरी ये कामना है कि आप सब इन पॉइंट्स को याद रखते हुए आगे बढ़ें। और आपको कोई और दिक्कत भी आती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी बातों को बोलिए। और आपको कुछ और भी पूछना है, कुछ और भी क्वेश्चन है जिसमें आपको लगता है कि ये वाला पॉइंट है, इस पे हम किस तरह से इस पॉइंट को देख सकते हैं और कैसे इस पॉइंट पे हम बात कर सकते हैं, तो वो निश्चित उस पॉइंट पे बात करेंगे जिससे आपकी सफलता आपको प्राप्त हो। यानी कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि तैयारी करते समय हमें बार बार परेशान कर रहा है, तो फिर वैसा पर्सन कीजिए कि हम ऐसे करें तो क्या हो जाएगा, ऐसे कर रहे हैं तो इसको सही करें या इसको कैसे करें, कीजिए। क्योंकि दूसरी चीज ये है, इसमें महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि कई बार व्यक्ति ये सोचने लग जाता है कि ये बातें तो मुझे खुद से पता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, फिर आप उसको लेके चलिए अपने साथ। लेकिन कई बार आप भुलावे में रहते हैं, तो वो भुलावा नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज अगर आप छोटे से बच्चे से भी अगर सीख रहे हो और वो काम की है तो सीखना चाहिए। कहीं भी आपका अहम उसके बीच में नहीं आना चाहिए, किसी रूप में भी। अगर आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते और वो बात किसी दूसरे व्यक्ति से आपको पता चल रही है तो वो ग्रहण करनी चाहिए। अब शायद लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे कुछ टॉपिक और रह जाएंगे या कुछ और पॉइंट रह गए हैं तो उनके बारे में आगे कभी समय मिलेगा तो बात कर लेंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको आप पूरे ध्यान से और पूरी मनन के साथ, पूरी लगन के साथ याद रखकर आगे बढ़िए। निश्चित आपको सफलता मिलेगी, पक्का मिलेगी। ये सारे पॉइंट मैंने अपने उस दौरान जब मैं तैयारी कर रहा था तब इनको फॉलो किया, एक एक पॉइंट को फॉलो किया है मैंने। और मैं आज आपके सामने इन्हीं बातों को रख रहा हूं। तो ये होता है अनुभव। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि खुद के अनुभव से ही सीखे, दूसरों के अनुभवों से सीखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। वर्तमान समय में तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप दूसरों के अनुभवों से सीखें, जिससे आपको गलती करने का मौका ही नहीं मिले, आप उन गलतियों से बच ही जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कभी और आगे बात करेंगे कई और टॉपिकों के बारे में। तो जय हिंद, जय भारत।